So we will be starting today's lecture. First of all, we will be discussing the main topics of lecture 1 of our third week that we have earlier discussed. It is about hierarchy of revenue codes. So we will be discussing mainly hierarchy of revenue codes के क्या क्या hierarchy है, किस कौन कौन सी कोड्स इसमें आती हैं, किस किस स्टेप पे ये फॉलो होता है, और उसके अलावा हम इसमें जुरिस्डिक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और हमारे साथ लेक्चर डिलीवर करने के लिए मौजूद है डॉक्टर महमूद अख्तर एज अ गेस्ट स्पीकर, हु इज करंटली वर्किंग एज अ रेवेन्यू ऑफिसर विद पाकिस्तान नेवी and also working as a revenue consultant in collaboration with Macon Law Associates. So I request sir कि आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर दें। आप सब ठीक होंगे। ये लेक्चर आज का है हायरार्की ऑफ रिपोर्ट्स। ये 2 दिन पहले आपको लेक्चर दिया जा चुका है, लेकिन आज का आगे दोबारा रिपीट कर दी। तो मैं फिर इन शॉर्ट इसको आज इसके 2 लेक्चर हैं, पहले इसको 10-15 मिनट में मैं शुरू करता हूँ। उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा सेशन होगा 5-10 मिनट का। देन फिर फर्द के ऊपर, उसकी डिटेल के ऊपर, उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर एक सर आपकी आवाज क्लियर है। हायरार्की ऑफ रेवेन्यू। अब आवाज आ रही मेरी जी? जी सर। अब आ रही है आवाज आपको सही? अब तो नहीं डाक्टर इसमें? ये सर अब क्लियर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, आज का लेक्चर आपका स्टूडेंट्स है हायरार्की ऑफ रेवेन्यू कोड, यानी रेवेन्यू कोड्स की तरतीब कौन सी है। लाइक द कोर्ट ऑफ लॉ सिविल कोर्ट से शुरू होती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, इसी तरह रेवेन्यू कोड्स की एक तरतीब है। रेवेन्यू कोड की फर्स्ट कोड जो है वो तहसीलदार कोड होती है, जिसे असिस्टेंट कलेक्टर क्लास 1 कहते हैं, और नाम लिखने में यहाँ इसको तहसीलदार बोला जाता है, तहसीलदार कोड लिखा जाता है। जब वकला हजरात केस फ्रेम करते हैं तो लिखते हैं इन द कोर्ट ऑफ तहसीलदार पब्लिक कलेक्टर क्लास 1। तो ये पहली कोर्ट होती है तहसीलदार की। ये ट्रायल कोर्ट होती है रेवेन्यू की। यहाँ पे तहसीलदार के अंदर जो रेवेन्यू का अमला होता है, यानी पटवारी, गिरदावर, जिनके पास रिकॉर्ड की जो कीपर जो होते हैं वो सारे इनके अंडर होते हैं। जिस जगह पे इनको जरूरत पड़ती है जो उनसे ये रिकॉर्ड तलब कर लेते हैं। कंपेयर टू द सिविल कोर्ट, यहाँ जो लैंड रेवेन्यू केसेस हैं उनका ट्रायल बहुत जल्दी हो जाता है, लोगों को इंसाफ जल्दी मिल जाता है। इसीलिए लैंड के लिए सिविल कोर्ट का बोझ कम करने के लिए और स्पीडी ट्रायल, लोगों को जल्दी इंसाफ देने के लिए ये सेकंड जो है ना कोर्ट्स लैंड के लिए स्पेशली और कलेक्शन के लिए बनाई गई। तो तहसीलदार फर्स्ट कोर्ट है। अगर तहसीलदार कोई डिसीजन देता है, कोई अपना फैसला देता है, किसी पार्टी की कोई मंजूर नहीं है, कोई ग्रीव्ड है, किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो अपीलेंट कोर्ट है। अपीलेंट कोर्ट इसकी असिस्टेंट कमिश्नर होता है, जो अक्सर CSP अफसरान होते हैं या कुछ तहसीलदार से प्रमोट होकर भी असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं। वो उसकी कोर्ट में जाता है, वो हियरिंग करता है, जो उसके अंदर नुक्स रह गया होता है, लॉ वायलेशन हुई होती है, उसके अंदर वकला हज़रात उसकी निशानदेही करते हैं कि ये चीज़ इसको देखा नहीं गया, इसको मिस इंटरप्रेटेड किया गया है, लिहाजा इसको देखा जाए। अगर वो समझता है कि ये चीज़ वाकई फैसले में रह गई है तो वो उसको काउंटर उसके ऊपर करके फैसले तहसीलदार के फैसले को बहाल भी रख सकता है। अगर वो समझता है नहीं गलत है तो उसको चेंज भी कर सकता है, अपील कबूल कर सकता है। अगर किसी को फिर भी कोई ग्रीव्ड है, उसको नहीं मिला, मल्टी पार्टीज होती हैं, मल्टीपल लिटिगेशन होती है, 2 फरीक तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, 2 जो है वो नहीं होते, वो फिर आगे चले जाते हैं। देन उसकी अपीलेट को डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर जिला होता है, वो उसके पास चले जाते हैं, तहसील से जिले में डिप्टी कमिश्नर के पास चली जाती है। वो अपना डिसीजन देता है। अगर वो भी नहीं लोगों को कबूल होता है तो उससे बड़ा डिवीजन में कमिश्नर होता है। डिवीजन में 2-3 जिले, 4 जिले भी होते हैं। अब 3 जिले अक्सर डिवीजन में हैं, उनके ऊपर एक रेवेन्यू हेड जो है कमिश्नर है, जो बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है। 20 ग्रेड से अबव का ये अफसर सीनियर तजर्बाकार अफसर होता है। तो ये सुनता है सबको
और इन डिटेल सुनने के बाद हियरिंग्स होती हैं, वकला के अपने मौक़िफ़ आ जाते हैं, उसके बाद वो डिसीजन देता है। अगर फिर भी किसी को किसी की सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसके खिलाफ अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो तरतीब है वो हर प्रोविंस में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। इस्लामाबाद में जो चीफ कमिश्नर है उसके पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इख्तियारात हैं, तो वो सुनता है। अगर उसकी चीफ कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी कोई बंदा मुतमईन नहीं है तो वो लास्ट अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर सकता है, वहां जाता है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसको हेड जो कर रहा होता है बोर्ड को, वो जस्टिस हाई कोर्ट लेवल का एक बंदा होता है। उसके नीचे 3 बंदे जो है वो ब्यूरोक्रेटिक, यानी यही जो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से गए होते हैं, जो लैंड को अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने लैंड रेवेन्यू को पढ़ा होता है, बड़े फैसले किए होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, वो होते हैं। और 3 बंदे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, वो मेंबर होते हैं। उनकी मौजूदगी में सारा ट्रायल होता है, फिर उसके बाद बोर्ड मुतफिका या पार्शियल इम्पार्शियल फैसला देता है। उसके बाद भी अगर कोई नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की पैक्स कोर्ट है, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं है पाकिस्तान में या दुनिया में भी। तो फिर ये एंड हो जाता है। इसके बाद भी अगर किसी की सेटिस्फेक्शन नहीं या कोर्ट को मुतमिन नहीं कर पाते, अक्सर देखा गया है यहाँ कोर्ट वहां सुप्रीम कोर्ट से केस रिमांड करके तहसीलदार को दोबारा रीट्रायल विद डायरेक्शन कह देती कि इन चीजों को देखते हुए इसको ट्रायल करें और दोबारा फैसला करें। इसी तरह लोगों की जिंदगी इनमें गुजर जाती हैं, वकला बूढ़े होके अपने घर चले जाते हैं, नए वकला आ जाते हैं, फैसले चले जाते हैं, नए अपने जूनियर को दे जाते हैं फाइलें कि ये फैसले उन्हें भी करवाते रहें। ये थी हिरार्की ऑफ द रेवेन्यू कोर्ट्स। नंबर 1 तहसीलदार, सेकंड असिस्टेंट कमिश्नर, थर्ड डिप्टी कमिश्नर, फोर्थ कमिश्नर, फिफ्थ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एंड अगर इसके बाद भी किसी की इत्मीनान नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें चले जाए। ठीक है जी। उसके बाद भी अगर किसी का नहीं है तो उसके बाद कोर्ट ही नहीं यहाँ इंसाफ का और कोई है नहीं पैमाना, तो फिर वो हर बंदे को मानना पड़ता है, दैट्स फाइनल एंड। ठीक है जी। तो हिरार्की के बारे में पहली कोर्ट जो है उसके बारे में तहसीलदार इसकी ट्रायल कोर्ट है, लाइक सिविल कोर्ट। बाकी सारी अपीलेंट्स कोर्ट है। बाकी में वकला हजरात आते हैं कि ये चीज मिस कर दी गई है, यहाँ कानून को वायलेट किया गया है, यहाँ अच्छे तरीके से नहीं देखा गया, ये चीज देखी जाती तो ये फैसला मेरे हक में हो जाता है। तो फिर अपीलेंट कोर्ट सिर्फ उन चीजों को देखती है जिनको अपील में हाईलाइट किया जाता है। बाकी इसका ट्रायल जो है सारे का सारा जितना मर्जी लंबा करवा लें, जो मर्जी वहां अपने दलाइल पेश करें, आर्गू पेश करें, अपने डॉक्यूमेंट्री पेश करें, अपनी एविडेंस पेश करें, वो तहसीलदार कोर्ट में होती हैं। ठीक है जी। ये थी हिरार्की और इनके जो है स्टाइल ऑफ ट्रायल को मैंने आपको बता दिया। वैसे तो एक ही चीज पे अब आपको लेक्चर देना शुरू कर दें तो एक ही तहसीलदार कोर्ट एक हफ्ता चलती जाएगी, लेकिन ये तरतीब बतानी थी आपको, इनका ये इख्तियार है, लैंड के ये सुनते हैं। और इन सब के पास तहसीलदार भी जो है ना एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट क्लास 1 होता है, और जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो एग्जेक्टिव सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, और डिप्टी कमिश्नर डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। अपने पूरे जिले के एग्जेक्टिव इख्तियार उसके पास होते हैं। कमिश्नर के पास पूरे डिवीजन में की तरह ये अपने इख्तियार के तहत लोगों में इंतजामी और अदालती दोनों अमूर के इसके जमीन के फैसले करते हैं। तो सारे ज्यादा फैसले जमीन के इन कोर्ट्स में आते हैं। सिविल कोर्ट में लेंथी हो जाते हैं, इसलिए लोग कोशिश करते हैं अक्सर सिविल कोर्ट सुनने के। और सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बहुत वसी है, बड़ी है। सिविल कोर्ट सुनती हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस और अच्छे सिविल जजेस हैं वो अक्सर कोशिश करते हैं कि इसको रेवेन्यू कोर्ट की तरफ रेफर कर दिया जाए, इसको रेवेन्यू कोर्ट अपने ट्रायल में सुने। फिर अगर किसी को नहीं है इख्तियार या कोई समझते हैं कि ये वहाँ होना चाहिए तो उधर भेज देते हैं। तो इसके ऊपर मैं 2 मिनट 3 मिनट का वक्फा लूंगा, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का वो कर सकते हैं, ताकि उसके बाद फर्द म्यूटेशन और उसकी डिटेल के ऊपर जाया जाए, फिर उसका होगा। तो एनी क्वेश्चन अबाउट hierarchy of revenue codes? Yes.